हेलो एवरीवन। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो भारी वर्षा होती है वो होती है भारत के कोरोमंडल वाले तट पर, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला तट है यहाँ पर होती है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो हमारा जो भारतीय उपखंड है यहाँ पर जो मानसून है वो पहुँचता है 1 जून को। कब पहुँचता है? तो ये पहुँचता है 1 जून को। और ये जो है ये पूरे भारत में, ये जो पूरे भारत में लगभग 15 जून तक जो है वो पूरे भारत में पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ से जब ये वापस लौटता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो ये बंगाल के खाड़ी से होते हुए लौटता है और यहाँ बंगाल के खाड़ी से जो है ये मॉइस्चराइजर को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद फिर आ करके ये जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु और आंध्रा वाला, इस वाले क्षेत्र में भारी बरसात करते हुए ये लौट जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 में पूछा गया था, जो कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। और ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें 20 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो मानसून सीजन में चक्रवातों की उत्पत्ति ज़्यादातर जो है वो भारतीय उपखंड में, जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच में जो है वो ज़्यादातर अधिकांशतः जो है वो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और 8 डिग्री 15 डिग्री किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मैप में देखें तो हमारा जो भारत है उसका भूभाग का, मुख्य भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर। कहाँ पर? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर। और अगर आप देखें तो 15 डिग्री आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये 15 डिग्री होगी। और इसी के बीच में ये जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है यहीं पर ज़्यादातर चक्रवातों का निर्माण होता है। इसीलिए भारत का जो पूर्वी तट है ये जो है वो मानसून के समय में ज़्यादा प्रभावित रहता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड से निकलती है। और झारखंड का जो नगरी गांव है, जिसे कि नगड़ी भी कहा जाता है, यहीं से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड से निकलती है और ये उड़ीसा होते हुए ये जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर? तो ये जो है वो जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कुल 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? तो एक सहायक नदी है इसकी राढ़ू। कौन सी है? राढ़ू। दूसरी की बात करें तो दूसरी है कांची नदी। कौन सी है? कांची नदी। और तीसरी जो नदी है वो है खरकई नदी। कौन सी है? खरकई नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है। तो इसकी 3 सहायक नदियां हैं, राढ़ू, कांची और खरकई। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित किया गया है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। और इसी जोग जलप्रपात के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि इसी को जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसी को जो है वो गरसोप्पा भी कहा जाता है। क्या? इसी को जो है वो गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि कपिल धारा जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कपिल धारा जो है वो कावेरी नदी पर नहीं, बल्कि ये जो है वो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? तो ये जो है वो नर्मदा नदी पर है कपिल धारा। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये तो गलत हो गया। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि धुआंधार जो जलप्रपात है ये गोदावरी नदी पर है। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो धुआंधार जलप्रपात है ये गोदावरी पर नहीं, बल्कि ये भी जो है वो नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है।
इसलिए जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों गलत हो गए। और ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत है, इसलिए इसमें से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो लिखापानी हिमनद है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लिखापानी हिमनद है वो अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश और जो म्यांमार वाला बॉर्डर है उसी पर जो है ये लिखापानी स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक जो है वो एक लेखापानी जगह जो है वो असम में भी पड़ता है। कहाँ पर? तो ये जो है वो असम में पड़ता है, लेकिन जो असम वाला लेखापानी है इसको जो है वो चाय के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो इसको जो है वो चाय बागान के लिए जाना जाता है, जो कि असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। अर्थात कौन सी ऐसी नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से जाकर के नहीं मिलती है, वो हमें छांटना है। तो जो ऑप्शन ए में दिया है सुबनसिरी, ये भी उत्तर से ही जाकर के मिलती है। जो बेलसिरी दिया है ऑप्शन बी में, ये भी उत्तर से ही मिलती है। जो मानस दिया हुआ है ये भी उत्तर से ही मिलती है। इसलिए उपर्युक्त में से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कि जाकर के ब्रह्मपुत्र से उत्तर से मिलती है, इसलिए जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही होगा। अगर ब्रह्मपुत्र को आप मैप में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगी ब्रह्मपुत्र, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके आती है और इसको जो है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इसको जो है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको जो है वो दिहंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इसको जो है वो दिहंग के नाम से जाना जाता है। जब ये असम में आती है तब इसको जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसमें से जो है वो उत्तर की दिशा से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे ऊपर जो है वो सुबनसिरी है, उसके बाद कामेंग है, कामेंग के बाद यहाँ पर देखेंगे तो मानस नदी है, मानस नदी के बाद यहाँ पर संकोश है जिसी को गद्दार भी कहा जाता है, उसके बाद तीस्ता नदी है। ये सारी की सारी जो है वो आकर के उत्तर दिशा से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। उसके बाद दक्षिण से मिलने वाली जो कौन कौन सी नदियां हैं जो कि मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में, तो इधर सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो दिबांग दिखेगी आपको, दिबांग नदी है। उसके बाद फिर लोहित नदी है, लोहित नदी के बाद फिर यहाँ देखेंगे तो दिहंग नदी है जिसे कि बूढ़ी दिहंग भी कहा जाता है, यहाँ से ये जाकर के मिलती है। उसके बाद धनसिरी है, उसके बाद कोपिल है। ये सारी जो नदियाँ हैं ये जा कर के दक्षिण से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। तो हैदराबाद में जब मानसून लौट करके जाता है तो इसके लौटने की जो सामान्य तिथि है वो 15 अक्टूबर के आसपास का होता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जब मानसून जो है वो लौट करके जाता है भारत से, तो ये लौटते हुए ये जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर भारी बरसात करते हुए लौटता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून के आने का समय जो है वो 1 जून को है। 1 जून को ये जो है वो केरल में आकर के टकराता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक ग्लेन थॉमस ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जो जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ट्रिवार्था जी, इन्होंने पृथ्वी पर जो जलवायु पाई जाती है इसको कई भागों में इन्होंने बांटा है और इन्होंने जो है वो 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 45 डिग्री उत्तर तक और 30 डिग्री दक्षिण से लेकर के 45 डिग्री दक्षिण तक, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको इन्होंने उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहा है। और हमारा भारत जो है वो इसी के बीच में आता है यहाँ पर, इसलिए हम लोग के भारत का भी जो जलवायु है वो कैसा है? तो उपोष्ण मानसूनी प्रकार का जलवायु है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्तीय गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है।
तो गंगा का जो मध्यवर्ती मैदान है यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है यह कह रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है ये गंगा का मध्यवर्ती मैदान। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गंगा है और इसकी सहायक नदियां हैं इसी से मिल करके तो इसका गंगा का पूरा तंत्र बना हुआ है, और इसी का जो मध्य गंगा क्षेत्र है ये भी इसी से बना हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है ये कुछ इसका भाग जो है यूपी में पड़ता है और कुछ भाग जो है इसका बिहार में पड़ता है। इसीलिए ये इसका जो विस्तार है वो 2 राज्यों में है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो गंगा वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो है वो 75 सेमी से लेकर के यहाँ पर जो है वो 150 सेमी के बीच में वर्षा होती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि ए, बी और सी तीनों सही है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन सही है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो है वो गंगा का क्षेत्र आपको दिखेगा। इसको जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। इसको जो है वो 3 भागों में यहाँ से बांटा गया है। यहाँ की तरफ देखेंगे तो इसको जो है वो गंगा का उत्तरी मैदान कहा जाता है, और इसको जो है वो गंगा का मध्य मैदान कहा जाता है, और इसको जो है वो गंगा का निचला मैदान कहा जाता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है और ये पूरा का पूरा बिहार, ये जो है वो मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो उत्तरी गंगा के मैदान में शामिल है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीटी त्रिवार्थी के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कहाँ पर है। तो जो जीटी त्रिवार्थी हैं जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो पृथ्वी की जलवायु बांटा था उसमें से एम प्रकार की जलवायु में ऐसे क्षेत्रों को रखा है जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और जहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे क्षेत्रों को इन्होंने एम की श्रेणी में रखा है। और हमारे देश में जो पश्चिमी तट है यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है और तापमान भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि त्रिवार्थी के अनुसार एम की श्रेणी में हमारा पश्चिमी घाट जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कांटेदार जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कांटेदार जो जंगल होते हैं वो ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि बरसात कम होती है या बरसात जो है वो बहुत ही मध्यम होती है। इसीलिए उन क्षेत्रों में जो है वो कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। और अगर इसका क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा कांटेदार जो जंगल हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो ये जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी कुछ, तमिलनाडु के भी क्षेत्र में कुछ पाए जाते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन ई वाला है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर आदि भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तिगत तौर पर तथा समुदाय के सभी से संबंधित है। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है, इस प्रकार के जो वन क्षेत्र होते हैं उसको जो है वो अवर्गीकृत वन कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र होते हैं ये इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं होता है, ना ही इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से खेती हो पाती है और ना ही इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से वन उगे होते हैं। इसीलिए इस पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं होता है। और चूंकि ऐसे क्षेत्रों में कुछ प्राइवेट संपत्तियां भी होती हैं, प्राइवेट लोगों के भी क्षेत्र होते हैं इसमें, इसीलिए ये जो है वो सरकार के भी अंतर्गत आता है, ये जो है वो व्यक्तिगत तौर पर भी अंतर्गत आता है और ये जो है वो समुदाय के अंतर भी आता है। इसीलिए जो अवर्गीकृत वन वाला क्षेत्र है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उर्सा वन कहाँ पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर उर्सा नहीं है बल्कि ये जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। क्या है, तो ये जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारत में
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो हैं वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में कुछ पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो है वो कर्नाटक में भी पाए जाएंगे और ये केरल में भी पाए जाएंगे। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा और एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है, इस तरीके से ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो हमारे देश में जब 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी तो उसमें कहा गया कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका कुल 33% हिस्से पर जो है वो वन उगाया जाना चाहिए, वन होना चाहिए। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए वनों का, तो हमारे देश का जितना क्षेत्रफल है उसका केवल और केवल 21.71% पर ही वर्तमान में वन है और इसको बढ़ा करके 33% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इसमें हम लोग बात करें कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पर कितने हैं? तो यहाँ पर जो है वो 77,493 वर्ग किलोमीटर में जो है वो यहाँ पर वन फैले हुए हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें कि भारत में प्रतिशत के हिसाब से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वन है, तो वो राज्य है मिजोरम। कौन सा है? तो वो है मिजोरम राज्य, जहाँ पर कि 84.53% पर वन ही लगे हुए हैं। इसीलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है और जो है वो प्रतिशत की दृष्टि से जो है वो मिजोरम जो है वो जंगल के क्षेत्र में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं जो है वो नहीं होती हैं? तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये दिया है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में भूस्खलन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं और पर्वतों पर बरसात होती बरसात होती रहती है और बरसात से जो है वो पानी पर्वतों से नीचे उतरता है तो वो जो है वो काटान कर देता है, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि पूर्वी घाट, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट में भी जो है पर्वत हैं और यहाँ पर भी बरसात होती है, वैसे ही पानी आती है तो यहाँ पर भी कटान होते हैं, जिससे यहाँ पर भी भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है। ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी नदियाँ हैं। इसीलिए भूस्खलन वाला सारे के सारे क्षेत्र हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो हमारे भारत में जो कोरोमंडल तट है ये जो है वो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये बनते कितने डिग्री पर हैं? तो ये जो है वो 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच में बनते हैं और हमारे जो भारत का कोरोमंडल तट है वो इसी के बीच में आता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पर है हमारा भारत और हमारे भारत का जो मेन लैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं वो बनते हैं 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक। और इसके बीच का ये जो आप जो पूर्वी तट है इसको देख रहे हैं यही है कोरोमंडल तट और यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं तो यहीं पर ये जो है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं कोरोमंडल वाले तट को। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो हीट वेव चलता है उत्तर भारत में, जिसे कि उत्तर भारत में लू के नाम से जाना जाता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, उस पर हमें विचार करना है। तो चलिए देखते हैं।
तो जो पहला वाला है ये कह रहा है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो अगर मैदानी इलाके में 30 डिग्री हो जाए तो उसे हीट वेव नहीं माना जाता, बल्कि जब मैदानी इलाके का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है या कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तब उसको जो है हीट वेव के क्षेत्र में, हीट वेव के दायरे में रखा जाता है। इसलिए जो पहला वाला है ये तो गलत हो गया। जो दूसरा वाला है ये कह रहा है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब तापमान जो है वो 30 डिग्री या इससे ज़्यादा हो जाता है तभी जो है वो इसको हीट वेव की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन जो दूसरा वाला है ये भी गलत है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा जो कथन है वो सही है, तो ना पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। इसलिए जो ऑप्शन डी में दिया है कि न तो 1 और न ही 2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो बाढ़ को रोकने के लिए जो सबसे उत्तम विधि है वो पेड़ों को लगाया जाना है, वो जो है वो वनारोपण करना है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, नदियों में बाढ़ आते ही क्यों हैं? तो नदियों में बाढ़ आने का कारण ये है कि जो नदियां हैं वो पहाड़ों से उतर करके आती हैं, और ये जब ऊंचाई से आती हैं तो ये अपने साथ जो है वो बहुत सारे मलबे लेकर के आती हैं। और जब मलबा लेकर के आती हैं, जब ये मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर इनकी स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मलबा लेकर के आई होती हैं वो यहीं पर जो है वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नदी का रास्ता था वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो इसके जो है वो दाएं बाएं फैलने लगता है। और ये जो है वो रेसिडेंशियल इलाके में, ये जो है वो गाँव में, क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसको कि बाढ़ कहा जाता है। और अगर यही किया जाए कि ये जो नदी आ रही है इसके किनारे किनारे जो है वो वन लगा दिया जाए, जिससे कि ये जो वन हैं इनकी जड़ें जो है वो मिट्टी को अच्छे तरीके से पकड़े रहेंगी, तो जब नदी ऊपर से उतर करके आएगी तो मिट्टी का कटान ज़्यादा नहीं होगा। जब ज़्यादा कटान नहीं होगा तो जब मैदानी इलाके में आएगी तो यहाँ पर मिट्टी का ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होगा। जब डिपोजिशन नहीं होगा तो जो नदी है वो सीधे जो है वो समुद्र की तरफ निकल जाएगी, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए वनारोपण जो है वो बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है। तो जो गंगा का मैदान है वो पूरी तरीके से जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो जब नदियाँ पहाड़ों से उतर करके आती हैं तो उनकी रफ्तार तेज़ होती है और वो पहाड़ों पर कटान करते हुए वो जो है अपने साथ मलबे लाती हैं, और जब ये मैदानी इलाके में पहुंचती हैं तो इसका जो है वो डिपोजिशन कर देती हैं, इसका जो है वो अवक्षेपण कर देती हैं, और इसी के अवक्षेपण से जो मृदा का निर्माण होता है उसी को जो है वो जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और इसी तरीके की मिट्टी से जो है वो गंगा जमुना का मैदान पूरी तरीके से बना हुआ है। अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये जो जलोढ़ मृदा है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक जो जलोढ़ मृदा होती है उसको जो है वो बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो बांगर कहा जाता है। और जो दूसरा प्रकार है इसको जो है वो खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो जो खादर वाली मृदा होती है ये जो है वो नई वाली जलोढ़ मृदा होती है। मतलब कि जो नदी चल रही है उसमें साल दर साल जो बाढ़ आते हैं उसका पानी जहाँ तक जाता है और यहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है, इसी को जो है वो खादर मृदा कहा जाता है। और बांगर मृदा ऐसी मृदा है जहाँ पर कि अब पहले तो नदी का पानी पहुँचता था, लेकिन अब वहाँ पर जो है वो नदी का पानी नहीं पहुँचता है। वो जो मृदा है वो पुरानी हो गई है, उसी को जो है वो बांगर कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो हमारे देश में काली मृदा जो है वो ज़्यादातर दक्षिण में भारत में पाई जाती है, और ये जो है वो कर्नाटक राज्य में भी पाई जाती है, और ये जो है वो गुजरात में भी पाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में कर्नाटक दिया है ये भी सही होगा, जो गुजरात दिया है ऑप्शन बी में ये भी सही होगा। इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें
काली मृदा की, तो जो काली मृदा है ये जो है वो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इसे जो है वो कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको जो है वो रेगुण मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो रेगुण मृदा भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है वो आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है इस काली मृदा में, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है, और इसमें जो है वो एल्युमिनियम की भी मात्रा होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो लेटराइट जो मृदा है वो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर कि बरसात बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली हो जाती है। और ऐसा क्षेत्र जो है वो हमारे यहाँ मेघालय में है। मेघालय में बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि लेटराइट मृदा मेघालय के अलावा कहाँ पर पाई जाती है, तो हमारे यहाँ जो केरल राज्य है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और यहाँ पर जो है वो लेटराइट मृदा पाई जाती है। केरल ही नहीं बल्कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर बहुत बरसात होती है, और इस वाले क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो लेटराइट मृदा है इसका गुण क्या होता है कि ये जब भीगी रहती है, मतलब कि जब इसमें मॉइस्चराइजर रहता है, जब भीगी रहती है तो ये बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही ये मुलायम होती है। लेकिन ये जब सूख जाती है तो ये बहुत ही कठोर हो जाती है लेटराइट मृदा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है वो आयरन और एल्युमिनियम की प्रचुरता भी पाई जाती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो धारवाड़ चट्टान है यहाँ पर प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, बल्कि यहाँ से जो है वो खनिज निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो गलत हो गया। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोडरमा, झारखंड का जो कोडरमा है यहाँ पर अभ्रक की बहुत ही प्रचुरता पाई जाती है, इसीलिए इसको जो है वो अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये तो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि कडप्पा जो है वो कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो ये कडप्पा जो श्रृंखला है ये हीरो के लिए नहीं, बल्कि ये जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ये जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो गया। जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों में कोई भी पेट्रोलियम भंडार नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो खनिज पाए जाते हैं। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये भी गलत हो गया, केवल ऑप्शन सी जो है यही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे उत्पन्न नहीं होते हों, तब उस मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए। तो मृदा जो है वो अति क्षारीय कब होती है? जब उसमें सोडियम की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो मृदा है वो अति क्षारीय हो जाती है। और इस स्थिति से निपटने के लिए उस मृदा में जो है वो कार्बनिक पदार्थों के मिलाए जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मृदा जब अति क्षारीय होती है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, लेकिन जब मृदा जो है वो अति अम्लीय हो जाती है, जब अति अम्लीय हो जाएगी मृदा, तब उसमें क्या मिलाया जाएगा जिससे कि वो मृदा जो है वो उपजाऊ हो जाए। तो उस स्थिति में जो है वो बिन बुझा चुनाया मिलाया जाता है उसमें, ताकि वो जो मृदा है वो फिर से उपजाऊ हो जाए। और बिन बुझे चूने का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है CaO, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है। तो जो टिहरी बांध परियोजना है ये जो है वो भूगोल के संभववादी विचारधारा से संबंधित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो भूगोल की संभववादी विचारधारा है ये आई थी 1925 ईस्वी में। कब आई थी? तो ये आई थी 1925 ईस्वी में।
और इसको दिया किसने था? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुइयन फेरे, और इसी लुइयन फेरे ने इसको 1925 ईस्वी में दिया था। इसमें इन्होंने इस बात की व्याख्या की थी, इसमें जो है इन्होंने इस बात की व्याख्या की कि जो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन है उसका किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रयोग करके जो मनुष्य है वो अपने अनुरूप जो है वो चीज़ों को बना सकता है, जिससे कि प्रकृति को भी कुछ नुकसान ना हो या कमतर नुकसान हो और मनुष्य के लिए जो है वो ज़्यादा लाभदायी हो सके। इसी संभववादी विचारधारा के तहत भारत में पहली बार जो है वो टिहरी बांध के परियोजना का निर्माण करा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें कि ये जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये जो टिहरी बांध है वो जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी? तो ये जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में? तो ये जो है वो उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो पारंपरिक सिंचाई पद्धति मतलब कि जो पुरानी सिंचाई की पद्धति हुआ करती थी वो कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन सी में दिया है ड्रिप प्रणाली, ये जो ड्रिप प्रणाली है ये पारंपरिक नहीं बल्कि ये जो है वो आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ये जो खंदक है और चेन पंप है ये जो है वो पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।